नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सोनडिया आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने वाइगोटस्की के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हमें पढ़ना है बाल व्यवहार अध्ययन की विधियां। यहाँ पर हम देखते हैं कि बालक जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है इस दौरान में कि वो अलग अलग प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। व्यवहार हमारे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, भी कुछ सकारात्मक भी कुछ नकारात्मक भी। लेकिन जब नकारात्मक व्यवहारों की पुनरावृत्ति लगातार और बार बार होने लगे, नकारात्मक अर्थ होता है कि वे सभी व्यवहार जो स्वीकृत नहीं हैं, जो बालक में समस्याओं को दर्शाते हैं, जब इनकी पुनरावृत्ति बार बार होने लगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि उनका अध्ययन किया जाए, साथ ही उनकी जो मनोवैज्ञानिक या संवेगात्मक प्रकार की समस्या है उसे समझाया जाए। कई बार बच्चों में यहाँ पर होमवर्क ना करने की समस्याएं देखी जाती हैं, कई बार पेंसिल चबाने की समस्याएं हैं, पेन खाने की समस्याएं हैं, चोरी करने की समस्याएं हैं, या भी और अन्य प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो इन सभी समस्याओं के संदर्भ में हमें चाहिए कि भाई हम उनका विस्तार से अध्ययन करें। कौन कौन सी विधि ऐसी हैं जो बच्चों के व्यवहार का अध्ययन कर सकती हैं, उसका आज हम लोग अवलोकन करने वाले हैं, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये विधि एज अ टीचर आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अधिकांशतः कहाँ होते हैं, स्कूल में होते हैं, मैंने पहले कहा हुआ था। और कम से कम टीचर इन प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हुए कई बार में बच्चों की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट है या हमारी जो वर्तमान की एजुकेशन प्रणाली ये साफ साफ कहती है कि भैया आप यहाँ टीचर तो हैं, साथ साथ में एक अच्छे काउंसलर भी हैं। ये होना जरूरी है। यदि आप काउंसलर अच्छे नहीं बन पाते हैं तो अच्छे टीचर नहीं हैं। काउंसलर के साथ साथ आप और अच्छे मनोवैज्ञानिक होते हैं। मनोवैज्ञानिक का मतलब होगा कि भैया आप बच्चों की मन स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, यह बताने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं उनमें जो समस्याएं हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। पेरेंट्स को कंसल्ट करना, ये भी हमारी बातें आती हैं। और हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि भाई पेरेंट्स यदि कोई बीमारी आती है तो वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट का अभाव है। बहुत सारे लोग साइकोलॉजी के संदर्भ में ना तो अध्ययन करते हैं, ना ही इनके बारे में ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। ये बड़े बड़े सिटीज़ में सेंट्रलाइज हैं जहाँ पर हम लोग ये साइकोलॉजिस्ट जनरली होते हैं कहा जाएगा। तो लोकल बाकी शहरों पर साइकोलॉजिस्ट की बात तो हमारे पास आएगी नहीं, और गाँव में तो बात हो नहीं सकती है। चूंकि आप हमारे पास प्राइमरी टीचर बनने वाले हैं, अधिकांश की पोस्टिंग गाँव में होने वाली है, तो समस्याएं अपने आप में रहेंगी। तो इन बातों को समझेंगे हम लोग कि बालक व्यवहार अध्ययन क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, उनको देखते हैं। यहाँ पहली बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आती है क्रमिक चरित्र लेखन विधि एक। इसके बाद अगली रहेगी निरीक्षण विधि, फिर रहेगी प्रयोगात्मक विधि है, मानसिक विश्लेषण विधि है, साक्षात्कार विधि रहेगी, समाजमिति विधि है, प्रश्नावली और व्यक्तिगत इतिहास विधि। ये कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः साइकोलॉजिस्ट करते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ देखेंगे। देखते हैं एक एक विधियों को। सबसे पहले आती है क्रमिक चरित्र लेखन विधि। ठीक, यह जो क्रमिक चरित्र लेखन विधि है, इसमें हम देखेंगे कि बच्चों के चरित्र और उनके व्यवहार का आकलन डे बाय डे या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है। इस विधि को खोज करने वाले व्यक्ति थे प्रेयर नाम के महोदय। प्रेयर नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की हुई थी या इसको सबसे पहले प्रयोग किया, और इन्होंने अपने बच्चे के व्यवहार का ही आकलन किया हुआ था कि बच्चा कब सोचता है, कैसे बातें करता है, कब जागता है, ये सारी बातें यहाँ सामने आएंगी। और वो कब कब किस प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करता है, ये बातें भी यहाँ शामिल की गई हैं। तो यह जो विधि होगी, हम देखेंगे कि यहाँ पर मैं बालक के जीवन काल में होने वाली सभी आकस्मिक या अन्य प्रकार की घटनाएं जो किसी परिस्थिति जन्य होती हैं, उनका आकलन किया जाएगा तथा इस आधार पर बताने का प्रयास किया जाता है कि इस अवस्था में बच्चे लगभग इस प्रकार की बातें सोचते हैं। कब क्या क्या सोचते हैं वो हमें ध्यान रखना है कि भैया बच्चे चोरी कब करते हैं, ये बात हमारे सामने आती है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब उसको आवश्यकता होगी तब, या उसकी इच्छा होती है भैया वहां पर में कि उसको वो नई नई चीजों के बारे में आकर्षित होगा, यही बात आएगी ना। अब बच्चे चोरी करके उसे बेचने तो जा नहीं रहे हैं कि अपराध कर रहे हैं, बच्चे चोरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि या तो उनके पास थी ही नहीं, कई बार गरीबी के दौरान की घटनाएं आती हैं या कुछ और घटनाएं होती हैं, या फिर कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं जहां पर बच्चों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं कि वो कोई भी चीज देखे तो उसे अपने पाना चाहते हैं। ये चीजें हो सकती हैं, दो कारण समझ में आए यहाँ पर में, या किसी को सबक सिखाने के बस हो सकती हैं। तो इन बातों को समझना कि भैया कब कौन सा व्यवहार कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, यदि उन व्यवहारों के प्रदर्शन के दौरान हमने इन बातों को समझ लिया कि वस्तु स्थिति में जो समस्या प्रदर्शित की जा रही है उसका कारण क्या है, तो आसानी से उनका निदान करके बच्चों को हम लोग क्या बना सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि बाल विकास में अल्टीमेटली हम क्या पढ़ते हैं या बात क्या करते हैं कि बालकों को समस्या समाधान करता बनाना है, ना कि उन्हें समस्या बनाना है।
आगे मैं क्लासेस में बताऊंगा कि बालकों में यहाँ पर मैं उनके व्यवहार के अध्ययन के साथ साथ और बातें आती हैं, उनमें अपराधीकरण की समस्याएं या कुछ और चीजें। तो उन्हीं प्रकार की समस्याओं को सॉल्व कैसे किया जाए तो यहां हम देखेंगे। तो यहां आई पहली विधि कौन सी? क्रमिक चरित्र लेखन विधि। यहां पर आएगा एक व्यक्ति का नाम, तो बोलेंगे प्रेयर महोदय ने इसकी खोज की है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये। और इनके बाद आता है इस विधि में बालकों के जन्म के पश्चात से होने वाली विभिन्न घटनाओं का क्रमिक रूप से डे बाय डे बेसिस पर एक क्रोनोलॉजिकल रूप में यहां पर किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। साथ ही यहां इस विधि में प्रतिदिन निरीक्षण कर या अवलोकन करके बालकों के व्यवहार का अंकन किया जाता है तथा उनका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है तथा इसी आधार पर हम लोग विश्लेषण करेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो पहले तो आपने क्या किया? बालक व्यवहार का अवलोकन किया, उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे हम लोग? उसका विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने के बाद उसका किसी निष्कर्ष पहुंचेंगे, क्यों समस्या आई, क्यों नहीं आई। इस विधि में बालक के संबंध में सटीक जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन ये जो विधि है हमेशा समान नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अलग, मेरी परिस्थिति अलग, अगला व्यक्ति अलग, उसकी परिस्थितियां अलग, ये सब चीजें आ सकती हैं। क्योंकि यहाँ कुछ विद्वान आते हैं, बोले गरीबी अपने आप में यहाँ पर में अपराध को जन्म नहीं देती है, चोरी कांड जन्म नहीं देती है, बल्कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जहां पर उनमें अधिक पैसे के कारण भी चोरी करने की लत देखी जाती है। ये भी बातें आती हैं हमारे पास में। तो भैया ये सर्वदा सही नहीं हो सकती, बोलेंगे हम लोग ये विधि, क्योंकि यहां एक व्यक्ति विशेष की बात की गई है और ये व्यक्ति विशेष का व्यवहार परिस्थिति जन्य होता है कि किस परिस्थिति में कब व्यवहार प्रदर्शित किया हुआ है। तो भैया उसके घर की परिस्थितियां अलग होंगी तो उसने अलग व्यवहार प्रदर्शित किया, हमारे घर की परिस्थितियां अलग हैं तो हम अलग व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास आई कौन सी? सर्वदा सत्य नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। और इस विधि में एक और दोष ये है कि यहां पर ये कह रहेगी हमेशा सटीक नहीं होने वाली है और इसमें व्यय ज्यादा होगा, क्योंकि नियमित बालक के संपर्क में रहना होगा। अगली हम देखते हैं प्रयोगात्मक विधि, मतलब इसे कह लेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल मेथड इसे बोलेंगे हम लोग। अब प्रयोगात्मक विधि का जो प्रतिपादन था विल्हेल्स बुंट ने किया हुआ था, विल्हेल्स बुंट ने कहा जाता है। और इस विधि में सबसे पहली बात क्या करते हैं? प्रयोग। तो प्रयोग हमारे पास होता कैसे? बोलेंगे यार एक कृत्रिम प्रकार का वातावरण होता है, कृत्रिम वातावरण। अब कृत्रिम वातावरण की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास है, या ऐसे कहते हैं हम लोग लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में क्या होगा कि यार प्रोसेस फिक्स है, सबसे पहले ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा। चरणबद्ध रूप से हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, इससे हमारे पास निष्कर्ष निकलते हैं। ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि यार इसके बाद ये किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमने हाइपोथेसिस या कल्पना बना चुके हैं हमारे मन में। तो एक व्यक्ति आते हैं जहोदा, वो कहते हैं कि प्रयोगात्मक विधि उपकरण या परिकल्पनाओं के परीक्षण की सर्वोत्तम विधि है। परिकल्पना जो मन में चल रही होती है, जो कल्पना है, हाइपोथेसिस है, उसके परीक्षण की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास किया जाता है कि स्वतंत्र चर या व्यवहार कौन से हैं और दूसरे आश्रित चर या व्यवहार कौन से हैं। इनको बताता हूं आगे, मैं थोड़ा समझिएगा। और इसे विद्वान कहते हैं भैया ये विधि सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि है, यहां कारण और प्रभाव का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। अब यहां देखिएगा, यहां पर आया स्वतंत्र चर और एक आता है आश्रित। इसे हम बोलेंगे ये है कारण आपका और ये है प्रभाव। मतलब मैंने एग्जांपल लिया, बरसात का सीजन चल रहा है, इसी से मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने छाता खोला और छाता से अपने आप को ढक लिया। क्यों ढका भैया? तो ये आश्रित चर है, छाता से अपने आप को ढकना। ठीक, ठंड लग रही तो छाता से अपने आप को ढकते हैं नहीं हम लोग। स्वतंत्र चर क्या है? यहां या तो वर्षा हो रही होगी तो व्यक्ति ने छाता से अपने आप को कवर किया हुआ है, कवर मतलब कि ऊपर से ढका हुआ है, अंदर पूरा ऐसा कपड़े जैसे नहीं। वर्षा, तो वर्षा होना स्वतंत्र चर था। आश्रित क्या है यहां पर? मैं कपड़े से ढक, छाता खोलना, छाता से अपने आप को ढकना। तो कारण क्या हो गया? तो स्वतंत्र चर हमेशा काम करता है कारण के रूप में और आश्रित चर काम करता है प्रभाव के रूप में। तो प्रत्येक क्रिया जो किसी प्रभाव को जन्म देती है तो प्रभाव यहां आश्रित होगा और जो क्रिया जिसने उसको इंपैक्ट डाली है वो कहलाती कौन सी? स्वतंत्र चर आएगी। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि अब बात करते हैं भैया बच्चों को, यहां पर मैं बच्चा ये है कि खाना नहीं खा रहा 3 दिन से, ये हमारे पास क्या? आश्रित चर, क्योंकि यहां स्वतंत्र नहीं हो सकता है, खाना नहीं खाना।
तो कारण यहाँ पता करने का प्रयास करेंगे, घर वाले क्यों नहीं खा रहा भैया, तो देखेंगे यहाँ पर में क्या स्कूल में लड़ाई हुई है किसी के साथ में, किसी ने कुछ बोला है क्या, ठीक, घर वालों ने किसी ने कुछ बोला है, गुस्सा क्या है, कुछ चाहिए उसको क्या, कुछ चाहिए के अलावा आता है पेट में प्रॉब्लम है। अब क्या होगा, पेट में प्रॉब्लम होगा, बच्चा ठीक ठाक तो चुपचाप बता देगा कि भैया पेट में प्रॉब्लम हो रहा, खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चा चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ है घर में और आकर के कुछ खा नहीं रहा है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये तो समस्या वाली बात हो गई। तो इस दौरान हम जानने का प्रयास करेंगे क्या घर में किसी ने कुछ बोला है, तो हम तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन कोई घटना स्कूल में घटित हुई है, कहीं बाहर घटित हुई है, तो ये भी जानने का प्रयास करना है ना। तो ये व्यवहार कहाँ आएगा भैया, ये उसका खाना नहीं खाना, शांत बैठे रहना, ये आश्चर्य है, और जिस व्यक्ति ने जो कुछ बोला होगा मतलब कारण, वो जानने का प्रयास करना, वही हमारे प्रयोगात्मक विधि में होता है। ठीक, क्लियर है। तो प्रयोगात्मक विधि में तो वस्तु स्थिति के आधार पर, जो प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, धीरे धीरे कोई उपकल्पना बनाते हैं और समस्या का कारण जानने का प्रयास करते हैं। क्या कर रहे हैं, कारण जानने का प्रयास करेंगे, और जब कारण जानने का प्रयास करेंगे तो फिर हमारे पास आएगी कहानी अगली कि भैया अब यहां पर मैं उस कारण के आधार पर मैं हम विश्लेषण करेंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे। तो यहां कुछ इसकी विधियां बताई गई, चरण बताए गए इसके। तो चरण देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। पहला आता है समस्या का निर्धारण करना, सबसे पहले जानेंगे भैया समस्या क्या है। फिर आता है योजना का निर्माण करना। फिर आएगा उसके बाद उपकल्पना का निर्माण करना। उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, यार ऐसा कुछ होगा, हमें कैसे प्रैक्टिकल करना, वो बातें। समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, ये भी हमें जानना जरूरी है, ये प्रयास हम करेंगे। इनके बाद आएगा परिणाम तक पहुंचना, तो कारण जान लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे, तो परिणाम जानेंगे हम लोग, और परिणाम के बाद में समाधान कर देंगे। तो अंतिम पार्ट हमारे पास होगा क्या, समाधान करने का। क्लियर है। तो ये कुछ चरण हमारे पास है। क्लियर है। एक एक के बाद हमारे पास चरणबद्ध तरीके से जब काम करेंगे तो वो हमारे तरीके से आएंगे। उपकल्पना का निर्माण से ये आशय होगा कि भैया हम ये घटना क्यों घटित होगी, जैसे कि स्कूल में कुछ बोला हुआ है, घर में कुछ बोला हुआ है, कुछ चाहिए बच्चे को, ये जो सोच रहे हैं आप दिमाग में, क्या है आपका उपकल्पना निर्माण कहला रहा है, ये हम देखेंगे यहां पर में। तो हमेशा यहां दो चर होंगे, एक तो स्वतंत्र, एक दूसरा आश्रित, मतलब एक ऑब्जर्वर भी रहेगा और दूसरा हमारे पास में एक प्रैक्टिकल कर, जिस पर प्रैक्टिकल किया जाएगा वो ही, दोनों तरीके से प्रैक्टिकल करेंगे। इसका गुण क्या है, तो भैया ये वैज्ञानिक विधि है, सार्वभौमिक विधि है। ये क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, परिस्थिति और अन्य सभी कारण में जहां पर एक जगह प्रभाव आ रहे थे, निष्कर्ष जो आ रहे हैं, संभवतः ऐसे ही निष्कर्ष कहीं और भी नजर आएंगे, ये बात समझ में आती है, इसलिए इसको बोला कौन सा, यूनिवर्सल या सार्वभौमिक विधि है, और इसे बोलेंगे वैज्ञानिक। इसमें कम समय लगता है तथा यह एक सर्वाधिक प्रमाणिक विधि मानी जाती है। लेकिन इसकी हानि यह है, साहब समझिएगा, कमी क्या है इसकी, हानि या दोष की बात कर रहे हैं, तो वो ये कहलाता है कि जब कभी उपकल्पना गलत बना लिया या कोई भी चरण हमारे पास गलत हो गया तो पूरा निष्कर्ष ही गलत हो जाता है। ये बात हम करेंगे। तो निष्कर्ष कमजोर या गलत कब हो जाएगा, जब यहां पर में उपकल्पना ही गलत बनी थी, ये बात कही जाएगी। क्लियर। तो इसलिए केवल दोष ये है, और हमेशा बात आती है कि अच्छा प्रयोग करता जो व्यक्ति है वो उसमें नॉलेज या कई बार ये समस्याएं नजर आती हैं, इसलिए भी इसको प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना पाना हमारे पास कठिन हो जाता है, क्योंकि वो वैसी कंडीशन बनाना, फिर से समस्याओं को सोचने का प्रयास करना, उपकल्पना वैसी धारणा बनाना, ये थोड़ा सा गड़बड़ चल जाता है, इसलिए ये कठिन पड़ जाती है हमारे लिए। ठीक, लाभ तो है इसके, लेकिन कुछ दोष इसके मैंने आपको बताया। तो प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि के दोष हैं। ठीक, नेक्स्ट पूछेगा भैया कौन सा यहां पर में लाभ है या कौन सा नहीं है, या प्रश्न पूछेगा कि प्रयोगात्मक विधि के का प्रतिपादन किसने किया हुआ है, तो विल्नस वुंड नाम के व्यक्ति ने किया है, ऐसा आप बताएंगे। क्लियर है। अब चलते हैं साहब इसके बाद कहानी साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड मतलब की। तो यहां बालकों के व्यवहार के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उस आधार पर हम यहां पर में प्रयास करते हैं कि भैया क्या क्या यहां पर घटनाक्रम घटित हुए होंगे, उनको जानने का प्रयास करेंगे साक्षात्कार के माध्यम से प्रश्न पूछ करके। तो प्रश्न हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता संरक्षित, एक होता असंरक्षित। संरक्षित का मतलब होता है कि जब बालक के व्यवहार का आकलन हम करेंगे प्रश्नों के माध्यम से, और ऐसे प्रश्न जिनकी सीमा फिक्स है, प्रकृति फिक्स है, क्रॉस क्वेश्चन भी फिक्स होंगे, इसके अलावा दूसरे क्रॉस क्वेश्चन नहीं होंगे। जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब का इंटरव्यू आएगा, जैसे कि राहुल गांधी साहब का इंटरव्यू आएगा, कुछ दो लोग बैठे हुए हैं, इंटरव्यू चल रहा है, तब की बात कर रहे हैं, वहां हर कोई चीज फिक्स होगी, कब कब कौन कौन सा प्रश्न
पूछना है, ये पूरी बात होती है, तो ये कहलाता है कौन सा संरक्षित। और जहां प्रश्नों की प्रकृति बिल्कुल हमारे पास कैसी नहीं होती है, पूर्व निर्धारित नहीं होती है, इन्हें हम परिस्थिति के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं, तो वो कहलाता कौन सा, असंरक्षित विधि कहलाती है। असंरक्षित हमें ध्यान रखना है। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव तरह की विधियां रहेंगी। अब इसके चरण क्या है, तो साक्षात्कार पूर्व तैयारी करना, मतलब भैया कहाँ रिकॉर्डिंग होगी, कहाँ व्यक्ति बैठेगा, ठीक, जो रिकॉर्ड साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति क्या वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है, जिसका साक्षात्कार लेना उसकी जानकारी हम लोग पहले इकट्ठा कर लें, नहीं तो वहीं उससे पूछ रहे हैं तो सारी बातें मोल्ड हो जाएंगी। तो ये कुछ हमारे पास प्रमुख चरण इसके आते हैं, पहला। दूसरा, साक्षात्कार लेने के दौरान हमें ध्यान रखना है कि व्यक्ति कब यहाँ पर नजरें छुड़ाया उसने, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी बात करने के दौरान में, क्या वो स्वयं में कॉन्फिडेंट था कि कुछ छुपाए जैसे लग रहा है, इन सारी बातों को यहाँ पर मैं देखना, कब उसने पॉज लिया, कब वो यहाँ पर थोड़ा सा भयभीत हुआ, ये सारी बात सोचना, मतलब साक्षात्कार लेने के दौरान की बातें होती हैं कि जब क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसी बात आएगी और कैसे नहीं आएंगी, ये सारी बातें रहेंगी। फिर से एक और बात महत्वपूर्ण होती है साक्षात्कार लेने के दौरान में, कि जो साक्षात्कार करता होगा वो पहले ऐसे प्रश्न पूछें जो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस मिले, बाद में कठिन प्रश्न रखे जाए, पहले सरल बाद में कठिन। यहां साक्षात्कारकर्ता के भी कुछ गुण होने की आवश्यकता है, बोले वो उसमें समझ हो, बॉडी लैंग्वेज की समझ हो, विषय का पूर्ण ज्ञान हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, वो कॉन्फिडेंट हो, मनोबल उसका अच्छा हो, ये सारी बातें की जाएंगी। इसी प्रकार से अगला आता है निष्कर्ष तक पहुंचना, अर्थात जो समस्याएं होती उनके समाधान तक पहुंचने का प्रयास भी यहां पर किया जाता है, उसके पश्चात में धीरे धीरे हम करेंगे। क्लियर। तो ये साक्षात्कार विधि के कुछ हमारे पास गुण, यह अच्छी बातें आती हैं। अब बात करते हैं भैया इसके लाभ क्या है, तो बोलेंगे बालक की परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम प्रश्नों को घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब लोचदार होते हैं, प्रश्नों की उत्तर हमको सही सामने सटीकता के साथ मिल जाते हैं। लेकिन दोष ये है, यदि साक्षात्कारकर्ता कमजोर रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, और एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता की हमेशा कमी रहती है, और थोड़ी सी महंगी प्रक्रिया हमारे पास पड़ जाती है। आप खुद याद करो भैया, इंटरव्यू लेने के लिए जब आपके यहाँ आते थे कॉलेज में वाइवा लेने वाले, तो एक ही मास्टर था बेचारा, वही घूमते रहता था यहाँ वहाँ में, ये होता था ना। तो अच्छा साक्षात्कारकर्ता की कमी है। ठीक, अगली हम चलते हैं नेक्स्ट विधि में, प्रश्नावली विधि। ये थे हमारे पास मौखिक प्रश्न। जब हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं लिखित रूप में तो उसे कहते हैं हमारी प्रश्नावली विधि। तो व्यक्ति की या बालक की मनोवृत्ति का अध्ययन करते हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का सहारा लिया जाता है, और उससे हम कहते हैं प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनर मेथड हम कहते हैं इसको। और इसके हमारे पास में कहानी आती भैया, हम जीवन संबंधित अलग अलग घटनाओं संबंधित प्रश्नों को शामिल करेंगे। यहां पर इस विधि के बारे में गुडे और हॉट महोदय कहना है कि प्रश्नावली विधि कई प्रकार के उत्तर प्राप्त करने की विधि है, जिसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उत्तरदाता स्वयं इसकी पूर्ति कर सके। मैं एक आपका सामने मॉडल क्वेश्चन रखूंगा, देखिएगा आप उसके बारे में। प्रश्नावली विधि में प्रश्नों को अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं हम लोग, जैसे प्रतिबंधित, मतलब फिक्स होते हैं, हाँ या नहीं, सही गलत, मतलब प्रश्नों में उत्तर देने के लिए उत्तरदाता को बांध दिया जाता है, आप ज्यादा इससे ज्यादा नहीं बोल सकते हो, शब्द सीमा फिक्स होती है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो या किसी और रूप में हो तो वो कहलाते हैं कौन से, प्रतिबंधित। और अप्रतिबंधित प्रकार के प्रश्न होते हैं हमारे पास अगले। तो अप्रतिबंधित का मतलब होता है कि जहां उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, जैसे निबंध में होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में होता है। भैया बताओ, अपने बारे में बताओ, स्वतंत्र हैं आप, आपका नाम क्या है, फिक्स, बोले मेरा नाम ये है, खत्म, बता दिया आप लोगों ने। अगला फिर बात करते हैं चित्रात्मक विधि। तो ये अगली विधि है, इंपॉर्टेंट है, जब चित्रों के माध्यम से जब हम प्रश्नों को शामिल करते हैं वो चित्रात्मक विधि कहलाती है। अब कुछ ध्यान रखने वाली बातें, जैसे प्रश्न की भाषा सरल एवं अनुकूल होनी चाहिए, प्रश्न संक्षिप्त तथा स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्नावली तैयार करने के दौरान कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अगला आता है प्रश्नावली में पहले सरल और बाद में कठिन प्रश्न रखने चाहिए। ये सारी बातें देखी जाएंगी। अब इसका लाभ क्या है, तो बोलेंगे भैया हमें बच्चों के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तरों, उनकी मनस्थिति की जानकारी मिल जाती है, उत्तर लिखने की दशा के आधार पर हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन कमी क्या है इसकी, तो बोलेंगे अत्यधिक खर्चीली विधि है, और साथ ही साथ में यह जो विधि होती है उसमें प्रश्नों के उत्तर उत्तरदाता अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकता है, और आप इसे पकड़ नहीं पाएंगे। ये सारी बातें यहां पर आती हैं। क्लियर है। अब देखते हैं इसका मॉडल। देखिएगा, एक प्रकार से क्वेश्चनेयर है पेरेंट्स के लिए, चाइल्ड बिहेवियर क्वेश्चनेयर। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, हॉस्पिटल नेम के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर पेरेंट्स के लिए पॉइंट मिलेगा आपको, बोले कंसिडरेट ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग, बोले यहाँ पर ट्रू नॉट ट्रू, इस प्रकार से बात आएंगी। ठीक, इसी प्रकार से कुछ और हमारे पास ये बातों को यहाँ पर फिक्स करने की बात करेंगे। ठीक, ऑफ्टन लूज टेम्पर, रेदर सॉलिटरी, प्रेफर्स टू प्ले अलोन, ऐसे अकेला खेलना पसंद करता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, ऐसे कुछ हमारे पास भरेंगे
सही है, गलत है, बिल्कुल सही नहीं कह सकते हैं, इस टाइप के कुछ प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं। अगली बात करेंगे और प्रश्नों में, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव दिस डिफिकल्टीज बीन प्रेजेंट, बोले कुछ साल भर से हैं, कुछ और साल से, इस टाइप की बातें हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चनर यहाँ पर रखे जाते हैं, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से और प्रश्न हैं, बोलेंगे हिट्स बाइट्स और पिंचेस और चिल्ड्रन क्या कर रहा होता है, हैज़ नो एंग्री फीलिंग टायर्ड, ऐसी बात कर रहा होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी। तो ऐसे कुछ प्रश्न हमारे सामने होते हैं, इनको भरना होता है। ठीक, तो ये प्रश्नावली भी हमने वो उनको भी देखा प्रश्नों को, और इनको भी देखने का प्रयास किया हुआ है। ये दोनों बातें सामने आएंगी। अगला चलते हैं भैया, मानसिक विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है, मतलब व्यक्ति स्वयं अपना विश्लेषण करेगा। इसे हम कहते हैं साइको एनालिसिस मेथड, मानसिक विश्लेषण विधि। और इसके जनक कौन थे, बोले सिगमंड फ्रायड साहब थे। वही फ्रायड साहब जिन्होंने ईड ईगो सुपर ईगो दिया हुआ था। बोलेंगे बालक यहाँ पर अपने व्यवहार का स्वयं आकलन करता है तथा उसके द्वारा प्रदर्शित किए गए गलत व्यवहार या नकारात्मक पक्षों को दूर करने का प्रयास स्वयं करेगा। तो ये प्रश्न पूछा हुआ 2-3 व्यवहार में, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में, ठीक, केवल एक ही चर होता है। चर मतलब यहां बात करेंगे यहां पर मैं कौन सा, जिसका अध्ययन किया जाना है, एक अध्ययन करता और एक अध्ययन किए जाने वाली व्यक्ति, दो। तो यहां पर मैं एक ही व्यक्ति रहेगा, तो वो हमें ध्यान रखना कौन सी, मानसिक विश्लेषण विधि में। क्लियर है? तो मतलब मैं स्वयं अपने आप की कमी और गलतियों को दूर करने का प्रयास करूंगा, ये बात हम कर रहे हैं। सुना आप लोगों ने, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो निंदक नेरे मतलब कि अंदर ही रखो, अपने अंदर में, पास में रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा तो चलो है ही है, पूरी समाज ही, पूरी दुनिया ही निंदा कर रही है, लेकिन आप अपने अंदर में निंदक रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप में दूसरों की बातों को सहने की क्षमताएं आ जाएंगी, ऐसी बात कही जाएगी। स्वयं का विश्लेषण करना, स्वयं की कमियां निकालना, स्वयं की अच्छाइयां निकालना, यही तो मानसिक विश्लेषण है। आपने स्वयं के व्यवहार का आकलन कर लिया, यहां पर आगे चल करके हो सकता है, संभवतः आपको कभी समस्याएं ना आए। भैया पूरे सभी बाबा वैरागी यही तो बताते हैं ना, बस कुछ नहीं है। व्यक्तिगत इतिहास विधि, पर्सनल हिस्टोरियल मेथड इसे कहा जाता है। इस विधि में किसी व्यक्ति के पूर्व परिवेश की जानकारी ली जाती है। याद करिए एक विधि, एक मूवी भूल भुलैया, जिसमें अक्षय कुमार जाता है किसके यहाँ, विद्या बालन के यहाँ जाता है, उन्हीं के गांव जाता है, वहां से पता चलाता क्या थी, दादी नानी की कहानी सुनकर के बड़ी हुई है, फिर वो जैसी कहानी सुनती थी वैसी ढलना शुरू हो जाती है। मतलब उसके व्यवहार की जानकारी उसने पूर्वजों से प्राप्त जानकारी आधार पर लाई। तो क्या था आपका व्यक्तिगत इतिहास, उस व्यक्ति के इतिहास, पास पड़ोस से पूछें, परिवार वालों से पूछें, किसी से भी पूछें, तो उससे पूछने के पश्चात जब हम किसी निष्कर्ष पहुंचते हैं तो कहलाती कौन सी, व्यक्तिगत इतिहास विधि कहलाती है। यहां बात करेंगे कि उसके समग्र परिवेश को सम्मिलित करने के पश्चात उसके सभी पक्षों को जानकारी एकत्रित करते हैं और फिर हम लोग कुछ न कुछ बातें बता रहे होते हैं। तो विंसेज एवं विंसेज के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन विधि एक प्रकार की गुणात्मक व्याख्या है, जिसमें उक्त व्यक्ति या परिस्थिति का अति सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाता है। बोले एक प्रकार की गुणात्मक, मतलब कि हमारे पास में क्वालिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव नहीं, ऐसा डाला और वैसा रिजल्ट निकल गया, वो नहीं है। हम विभिन्न पक्षों के गुणों की बात करते हैं, इसलिए गुणात्मक व्याख्या बात कही गई है। इसमें उस व्यक्ति की परिस्थिति आदि का अति सावधानी पूर्वक हम लोग अध्ययन करते हैं। अगला, शॉ नाम के व्यक्ति के अनुसार कहा गया है कि व्यक्तिगत इतिहास विधि में एक संस्था, समुदाय या समूह का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिसे एक अध्ययन की इकाई मानेंगे। अध्ययन की इकाई यहां पर कौन होगी, संस्था, समूह या कोई भी हो सकता है। किसने बोला हुआ है, शॉ साहब ने, व्यक्तिगत इतिहास के लिए। क्लियर है? बहुत सिंपल सिंपल सी विधियां, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगला आता है हमारे पास में समाज मिति विधि। इससे प्रश्न पूछा हुआ था पिछली बार 2011 का जब पेपर हुआ था कि समाज मिति विधि में सुपरस्टार किसे कहा जाता है, तो जो सबसे अधिक स्वीकार्य माना जाएगा वो, है ना। तो हम बात करेंगे जे.एल. मोरेनो साहब इसकी खोज करता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है अलग अलग एग्जामिनेशन में कि समाज विधि सोशियोमेट्रिक मेथड के जनक कौन है, तो जे.एल. मोरेनो साहब है। यहां पर अध्ययन कैसे करेंगे, बालक चूंकि प्रत्येक व्यक्ति समूह में रहता है, समाज में रहता है, तो अलग अलग समूह, अलग अलग समाज, अलग अलग वर्ग के अनुसार बालक का व्यवहार कैसे प्रदर्शित होता है, कैसे परिवर्तित होता है, तो उन समूह के अनुसार, उन परिस्थिति के अनुसार में उनको उनका दृष्टिकोण अध्ययन किया जाता है कि भैया कैसे सकारात्मक व्यवहार कर रहा है या नकारात्मक। तो वेनफेरर वेनर साहब कहते हैं कि समाज विधि वह विधि है जिसमें समूह के सदस्य एक दूसरे की किस सीमा तक स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, इस बात को आधार बनाकर उनके सामाजिक स्तर, संरचना, विकास का अन्वेषण और विश्लेषण किया जाता है।
कि भैया मुझे समाज में पसंद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, मुझे लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये बातें करना, ये सोचने का प्रयास करना, ये जब की जाएगी तो वो समाज गतिविधि कहलाती है। यार नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, ये जो बात कही गई है समाज गतिविधि, अरे वो तो बकवास आदमी है, ये क्या आपका समाज गतिविधि है। ये जो सारी बातें आ रही हैं बस इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। अगला आता है हेलन जेनिंग के अनुसार समाज गतिविधि तात्पर्य उस विधि या साधन से है जिसके द्वारा किसी समय विशेष में किसी समूह विशेष के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंध, यहाँ इस प्रकार से आता, का सरल रूप में अध्ययन किया जाता है। समाज विधि जो व्यवहार का अध्ययन करते हैं हम लोग, उसमें अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें समूह, संकल्पना आदि प्रकार की घटनाओं को हम लोग शामिल कर सकते हैं। समूह निर्माण करना, संकल्पना बनाना, संरचना का निर्माण करना, अंतःक्रियाओं को अध्ययन करना, इन सबको हम लोग यूज कर सकते हैं। यह प्रश्न पूछा हुआ था भैया कि समाज गतिविधि में सुपरस्टार किसे बोलेंगे, जो सबसे अधिक स्वीकार्य होता है, सबसे अधिक पसंद किया जाता है, अर्थात जो बहुमुखी प्रकार का होता है, बहिर्मुखी प्रकार का होता है। बहिर्मुखी, बहुमुखी और बहिर्मुखी में अंतर है। एक्सट्रोवर्ट जिसे हम बोलेंगे, सबसे हंस मिलकर बात करने वाला, ये हमारे पास सुपरस्टार माना जाएगा। अगला हम चलते हैं अपने इस पार्ट में। इन सभी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को अपनी किताब में शामिल किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप सभी को जानकारी दे दूं तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। हालांकि कुछ बच्चे कॉन्टैक्ट किए थे, मैं कुछ व्यस्त होने कारण में नहीं दे पाया, रिप्लाई नहीं दे पाया था। ठीक, कल से रिप्लाई करेंगे प्रॉपरली, मैं आपको यहाँ बुक पहुँचा दूंगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, आपको यहाँ फ़ोन पे करना पड़ेगा, फ़ोन पे के माध्यम से आप पहुँच सकते हैं, फ़ोन पे या भीम के माध्यम से आप पहुँच सकते हैं पेमेंट को। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली क्लासेस में नए टॉपिक के साथ। बुद्धिमत्ता पढ़ के आइएगा आप लोग जरूर। थैंक यू।